हेलो दोस्तों, इस टॉपिक को कवर करने में जो बुक्स मैंने रेफ़र किया है वो हैं किताब अल-फुसूल फ़ी अल-हिसाब अल-हिंदी मतलब द अर्थमेटिक ऑफ इंडिया विच वॉज रिटेन अराउंड 952 AD बाय अल-उक्लिदिसी। ही वॉज अ मुस्लिम अरब मैथमेटिशियन। ही वॉज एक्टिव इन दमेस्कस एंड बगदाद। अगली बुक है लाइबर अबाकी अल्सो नोन एज द बुक ऑफ कैलकुलेशन। इट इज़ अ हिस्टोरिक 1202 AD लैटिन मनुस्क्रिप्ट ऑन अर्थमेटिक बाय लियोनार्डो ऑफ पीसा बेटर नोन एज फिबोनाची। दोस्तों, वो फिबोनाची ही हैं जिन्होंने इंडियन न्यूमेरल्स को यूरोप में पहुंचाया। मेरी अगली बुक है हिंदू गणित का इतिहास, एक स्रोत ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ हिंदू मैथमेटिक्स, अ सोर्स बुक रिटेन बाय विभूतिभूषण दत्त और अवधेश नारायण सिंह। यह 1930 के दशक में 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। ये बुक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज के बाद लिखी गई है, जो बाकी बुक्स के मिसिंग पीस को प्रमाणों के साथ जोड़ती है। मेरी आखिरी बुक है वैदिक इंडेक्स ऑफ नेम एंड सब्जेक्ट्स रिटेन बाय प्रोफेसर मैकडोनेल एंड डॉक्टर कीथ। दोस्तों, इसके अलावा पिक्चर्स एंड जियोग्राफिकल डाटा के लिए मैंने कुछ सोर्स गूगल से भी लिया है। हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वह है एंशिएंट वर्ल्ड विदाउट जीरो। दोस्तों, यह एक बहुत ही कमाल का लेकिन बड़ा टॉपिक है। मैं इसे कम से कम समय में कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, 1922 से पहले बहुत से यूरोपियन स्कॉलर का यही मानना था कि नंबर सिस्टम इंडिया में ग्रीक लेकर आए थे और ग्रीक को नंबर सिस्टम अरब ने दिया था। लेकिन 1922 में इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज और उसमें मिले अभिलेखों ने यूरोपियन स्कॉलर्स की इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। साथ ही 2500 BC में इतने मॉडर्न और स्मार्ट शहर की खोज ने वेदों की प्रामाणिकता पे भी मुहर लगा दी। दोस्तों, सभी सिविलाइजेशन अपनी शुरुआत बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने से ही करते हैं। शुरुआती ज़रूरतों को पूरा करने से लेकर एक बेसिक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ तक पहुंचने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, क्योंकि तब आपके पास कोई रोल मॉडल, एग्जाम्पल, किताब, स्कूल वगैरह चीज़ें नहीं होती हैं। इन्हें डेवलप होने में सैकड़ों साल तो लगेंगे ही। जैसे किसी भी सिविलाइजेशन को बेसिक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में पहुंचने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, इसी तरह मैथ या गणित की शुरुआत भी नंबर्स को बोलने से हुई, फिर उन्हें लिखावट के नोटेशन में लाया गया। लेकिन सिर्फ इतने से ही एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड अदर एप्लीकेशंस तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए एक सिस्टमेटिक नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। आइए अब हम अलग अलग सिविलाइजेशन में गणित की शुरुआत को समझने की कोशिश करते हैं। द ग्रीक्स। ये जो मैप आपको दिख रहा है वो एंशिएंट ग्रीक का है, जो कि ईस्ट में वेस्टर्न पार्ट ऑफ तुर्की तक था। नॉर्थ में इसका बॉर्डर बल्गेरिया, मैसेडोनिया और अल्बानिया से टच होता था, और वेस्ट से साउथ तक ये मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, ग्रीक्स अल्फ़ाबेट में टोटल 24 कैरेक्टर्स हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा एटसेट्रा। इन्हीं को ग्रीक्स ने नंबर्स के लिए अलाइन किया था। ग्रीक के पास 1 से 9 तक की ही संख्या थी, उसमें जीरो नहीं था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ग्रीक ने अल्फ़ाबेट्स को कैसे नंबर्स से अलाइन किया हुआ है। यहाँ पहले 9 अल्फ़ाबेट्स 1 से 9 की वैल्यू पे हैं। अगले 9 अल्फ़ाबेट्स 10 के मल्टीपल हैं, यानी 10 से 90, और उसके बाद अगले 6 अल्फ़ाबेट्स 100 के मल्टीपल हैं। इन 24 अल्फ़ान्यूमेरिक सिस्टम में ग्रीक्स ने 3 और साइन जोड़े हुए थे, जो है नंबर 6 के लिए दिगम्मा, नंबर 90 के लिए कोप्पा और नंबर 900 के लिए सांपी। एंशिएंट ग्रीक में नंबर्स 999 से बड़े नहीं होते थे, लेकिन बाद में लगभग 190 BC के आसपास ग्रीक ने 10 टू द पावर 12 तक के हाईएस्ट नंबर को यूज़ किया था। यह अल्फ़ाबेटिक सिस्टम एडिटिव प्रिंसिपल के सिद्धांत पे काम करती थी, जिसमें अक्षरों की न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़कर एक्चुअल नंबर को प्राप्त किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें नंबर 666 चाहिए तो ग्रीक सिस्टम में इसे इस प्रकार लिखेंगे: चाई साई दिगम्मा विद बार। बार का उपयोग नॉर्मल लिखावट को न्यूमेरिकल लिखावट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता था। इसी तरह लेटर ईयर्स में अलग अलग चिन्हों को लगाकर फ्रैक्शन को भी बताया जाता था, जैसे गामा न्यूमेरल 3 को रिप्रेजेंट करता है, इसके ऊपर एक कॉमा लगाने से ये 1/3 रिप्रेजेंट करता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रीक की ये न्यूमेरोल मेथोडोलॉजी अर्थमेटिक के लिए बहुत जटिल है। इस अल्फ़ान्यूमेरिक सिस्टम में नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन होना ग्रीक में बहुत ही कम मिलता है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वो ग्राफिकल तरीका अपनाते थे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। रोमन साम्राज्य यूरोप के रोम नगर में केंद्रित एक साम्राज्य था। इस साम्राज्य का विस्तार पूरे दक्षिणी यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के क्षेत्र थे। फारसी साम्राज्य, जो कि आज का ईरान है, इसका प्रतिद्वंदी था। रोमन साम्राज्य में अलग अलग स्थानों पर लैटिन और यूनानी भाषाएं बोली जाती थी, और सन 130 AD में इसने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था। यह विश्व के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था।
दोस्तों, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक रोमनों ने पुराने ग्रीक और हेलेनिस्टिक साम्राज्यों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और यूनानियों यानी ग्रीक्स की गणितीय क्रांति रुक गई थी। अन्य मामलों में उनकी सभी प्रगति के बावजूद रोमन साम्राज्य के तहत कोई गणितीय विकास नहीं हुआ और कोई उल्लेखनीय गणितज्ञ भी आगे नहीं आया। रोमनों के पास शुद्ध गणित के लिए कोई सिस्टम नहीं था, केवल इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए और इसके बाद आने वाले ईसाई शासन के लिए कुछ न्यूमेरल्स ही थे। दोस्तों, रोमन न्यूमेरल में टोटल 7 सिंबल्स थे जिनका इस्तेमाल रोम में किया जाता था। आपको 3 सिंबल तो किसी भी पुरानी वॉल क्लॉक में मिल जाएगी, वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। इसके अलावा जो 4 सिंबल एल, सी, डी और एम हैं, ये डेसिमल बेस 10 सिस्टम पे आधारित था, लेकिन इसमें पोजिशनल वैल्यू सिस्टम नहीं था और इसमें शून्य भी शामिल नहीं था। इसलिए अंकगणितीय और गणितीय उद्देश्यों के लिए यह एक इमेच्योर और अक्षम प्रणाली थी। अब हम अरब सिविलाइजेशन की ओर चलते हैं। इतिहास के पन्नों में प्री इस्लामिक अरब के बारे में बहुत ही कम बातें दर्ज हैं। जो हैं वो भी रोमन, ग्रीक और पर्शियन साम्राज्य की लड़ाइयों के इतिहास में मिलता है। उसमें भी साइंस या मैथ से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। बहुत से स्कॉलर्स कम से कम इस बात पे सहमत हुए हैं कि अरब, जो कि कई कबीलों या ट्राइब्स से मिलकर बना हुआ था, उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग एरियाज में अलग थी। वेस्ट अरब ग्रीक और रोमन से जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी लैंग्वेज में ग्रीक और रोमन लैंग्वेज शामिल था। ईस्ट अरब पर्सिया से जुड़ा हुआ था, सो वहाँ पे लैंग्वेज में पर्शियन भाषा मिली हुई थी। इसी तरह साउथ अरब इजिप्ट से जुड़ा हुआ था। इस्लामिक स्कॉलर्स का ये मानना है कि अरबिक भाषा के 28 कैरेक्टर्स को नंबर सिस्टम से जोड़ा गया था, जैसा कि ग्रीक ने किया था, लेकिन उसमें 0 नहीं था। इससे ज़्यादा अरब में मैथ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। टिल द टाइम ऑफ खलीफा अल मंसूर। मैं आपको स्क्रीन पे बुक भी साथ में दिखा रहा हूँ, आप उसे भी ध्यान से देखें। अल उक्लीदिसी, जो कि एक मुस्लिम अरब स्कॉलर थे एंड वाज एक्टिव इन दमिश्कस एंड बगदाद। उनकी किताब अल फुसूल फी अल हिसाब अल हिंदी मतलब द अर्थमेटिक ऑफ इंडिया, विच वाज रिटन अराउंड 952 AD, जिसे A.S. सैदान, जो जॉर्डन यूनिवर्सिटी अम्मान में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने 1978 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इसके पेज नंबर 6 और पेज नंबर 12 पे इस बात का जिक्र किया है कि अरब किस तरह से हिंदू मैथमेटिक्स के संपर्क में आए। प्रोफेसर सैदान एक अरब बुक जिसे इब्न अल अदामी ने 9वीं या 10वीं शताब्दी में लिखा था, वो कोट करते हैं कि 773 AD में एक हिंदू एस्ट्रोनॉमर ने खलीफा अल मंसूर की कोर्ट में अपनी एक बुक के साथ विजिट किया था। इस बुक ने खलीफा अल मंसूर का ध्यान खींच लिया और खलीफा अल मंसूर ने उस बुक को पढ़ने और ट्रांसलेट करने का हुक्म दिया। इस ट्रांसलेशन के लिए 2 स्कॉलर का नाम आता है, जो हैं मोहम्मद इब्न इब्राहिम अल फजारी और याकूब इब्न तारिक। अल उक्लीदिसी ने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स को बहुत ही आसान बताया है, क्योंकि ये बड़े से बड़े अंक को बहुत ही छोटे में लिख सकता था। इसमें किसी 2 अंक को जोड़ना भी आसान था। प्रोफेसर सैजाद कहते हैं कि इस तरह इंडियन न्यूमेरल्स धीरे धीरे मिडल ईस्ट में 7 सेंचुरी से मिलता चला गया। वो आगे कहते हैं कि बाद में 813 से लेकर 825 से डी के बीच में खलीफा अल मामून के ऑर्डर से इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने इंडियन, ग्रीक और पर्शियन एस्ट्रोनॉमी को एक जगह करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रहे। इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने पेज 150 और 233 में दिया है। दोस्तों, अल उक्लीदिसी के अलावा और भी राइटर्स हैं जिन्होंने इंडिया के न्यूमेरल्स और मैथमेटिक्स के ऊपर बुक्स लिखी थीं, लेकिन मैं उन्हें बाद में किसी और टॉपिक में कवर करूंगा। आइए अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओर चलते हैं। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो की खोजों से पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व सिंधु के लोगों ने यहीं हिंदुओं ने ईंट के घर बनाए, प्लान शहर बनाए, सोना, चांदी, तांबा और कांस्य जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया और एक उच्च संगठित जीवन व्यतीत किया। वास्तव में वे उस समय के अन्य लोगों से बहुत आगे थे। वेद, जो 3000 ईसा पूर्व या शायद बहुत पहले से थे, उनमें स्तुति के भजन और पूजा की कविताएं शामिल हैं, वो सभ्यता की उच्च स्थिति दिखाते हैं। ब्राह्मण साहित्य, जो 2000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, जो वेदों का अनुसरण करता है, आंशिक रूप से रिचुअलिस्टिक और आंशिक रूप से फिलोसॉफिकल है। इन कार्यों में मेटाफिजिकल, सामाजिक और धार्मिक दर्शन की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के साथ साथ आधुनिक सभ्यता को बनाने में मदद करने वाले अधिकांश विज्ञानों और कलाओं को रूपरेखा पाई जाती हैं। यहीं पर हमें गणित विज्ञान जैसे अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित आदि और खगोल विज्ञान की शुरुआत मिलती है। इस ब्राह्मण काल के बाद 2000 से अधिक वर्षों की निरंतर प्रगति और शानदार उपलब्धियां हुईं।
यद्यपि इस काल में अनेक विदेशी आक्रमणों के साथ साथ आंतरिक युद्ध भी हुए और अनेक महान राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, फिर भी बौद्धिक प्रगति की निरंतरता बनी रही। महान महाकाव्य रामायण संस्कृत कविता के पिता वाल्मीकि द्वारा लगभग 1000 ईसा पूर्व रचा गया था। व्याकरणविद पाणिनि ने लगभग 700 ईसा पूर्व संस्कृत व्याकरण को सिद्ध किया था और सुश्रुत ने लगभग 600 ईसा पूर्व में चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के विज्ञान पर लिखा था। आइए अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स के बारे में हमें क्या ऑथेंटिक प्रमाण मिलता है। हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एंशिएंट टाइम से ही भारत में संख्या का आधार 10 रहा है। वास्तव में 10 के अलावा संपूर्ण संस्कृत साहित्य में संख्या के किसी अन्य आधार के व्यापक उपयोग का कोई निशान नहीं है। भारत की यह भी विशेषता है कि अति प्राचीन काल में बहुत अधिक अंकों के लिए संख्या नामों की लंबी श्रृंखला मिलती है, जबकि उसी शताब्दी में यूनानियों के पास असंख्य शब्द के लिए 10⁴ से ऊपर के मूल्य वर्ग के लिए कोई शब्दावली नहीं थी और 10⁻³ से ऊपर रोमन के पास नहीं थी। आधुनिक काल में भी किसी अन्य राष्ट्र की अंकभाषा इतनी वैज्ञानिक और पूर्ण नहीं थी जितनी कि हिंदुओं की थी। प्रोफेसर मैकडोनेल और डॉक्टर कीथ ने अपनी बुक वैदिक इंडेक्स ऑफ नेम एंड सब्जेक्ट्स के पेज नंबर 342 को हेडलाइन दिया है अ हीरो द नंबर 10, जिसमें उन्होंने बताया है कि वेदों में नंबर 10 नंबर सिस्टम का आधार है और ये कि यजुर्वेद की वज्रासनीय संहिता में संख्या 1 से शुरू होकर 10⁻12 तक जाती हैं, जो कि उसी पीरियड में इतनी लंबी संख्या किसी और सिविलाइजेशन में नहीं मिलती। अगले पेज 343 में उन्होंने वेदों में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और फ्रैक्शन बताया गया है उसका उल्लेख किया है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लाइक द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रैक्शन को भी बताया गया है, जैसे कि सतपथ ब्राह्मण में दिन को 15 मुहूर्त में डिवाइड किया गया है। एक मुहूर्त में 10 निमेषा होती हैं और एक निमेषा में 10 ध्वांसिस होते हैं। इसके अलावा जो फ्रैक्शन है वो हैं अर्ध मतलब हाफ, पद मतलब क्वार्टर, सफा मतलब 1 पार्ट ऑफ इट, काल मतलब 1 पार्ट ऑफ 16। अगेन नेक्स्ट पेज 344 में वो बताते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र और श्री विष्णु 1000 को 3 से डिवाइड करते हैं। वो आगे लिखते हैं कि हो सकता है कि वैदिक इंडियंस को न्यूमेरिकल फिगर्स का पता हो, लेकिन वेदों में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि वेदों में नंबर्स को शब्दों में बोला गया है, नंबरों में नहीं लिखा गया। दोस्तों, इस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी हाल तक इतिहासकारों में भारत में लेखन के उपयोग की तिथि के बारे में मतभेद थे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि लेखन वैदिक युग में भी जाना जाता था, लेकिन अधिकांश हिस्ट्रियंस जैसे वेबर, टेलर, बोहलर और अन्य लोगों का मत था कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद पश्चिम देशों से भारत में लेखन आया, और इन लेखकों ने मिस्र और मेसोपोटामिया में खोजे गए अधिक प्राचीन लेखन से अशोक के शिलालेखों में पाए जाने वाले प्राचीन भारतीय लिपि को प्राप्त करने वाले सिद्धांतों का निर्माण किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे सिद्धांत इंडस वैली की खोज से पहले के हैं और ये कि इस सिद्धांत के समर्थक आपस में ही पूरी तरह सहमत नहीं हैं। अन्य विद्वान, जिनका मानना कि लेखन भारत में वैदिक काल से ही जाना जाता था, उनके निष्कर्ष साहित्यिक साक्ष्यों पर आधारित थे। वशिष्ठ धर्मसूत्र, जो मूल रूप से ऋग्वेद के एक स्कूल से संबंधित था, वैदिक काल में लेखन के उपयोग के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है। ऋग्वेद से ही एक उद्धरण है जो संख्या 8 के लेखन को संदर्भित करता है। सहस्रम में दादातो अष्टकर्ण्य, जिसका अर्थ है मुझे 1000 गायें दी जिनके कानों पर 8 नंबर लिखा हो। उपरोक्त व्याख्या सही प्रतीत होती है क्योंकि यह पाणिनि द्वारा समर्थित है। इसके अलावा गायों के कानों पर उनके मालिकों के साथ उनके संबंध को दर्शाने के लिए निशान बनाने की प्रथा प्राचीन भारत में प्रचलित थी। अथर्ववेद में हमें लिखित राशि शब्द का उल्लेख मिलता है। पाणिनि का व्याकरण जो 700 ईसा पूर्व लिखित है, उसमें शब्द यवनी मतलब सिमेटिक लेखन और यौगिक लिपिकारा और लिपिकारा शामिल हैं। इन अंशों के अलावा वैदिक कार्यों में कुछ तकनीकी शब्द शामिल हैं, जैसे कि अक्षर, कांड मतलब अध्याय, पटल, ग्रंथ मतलब पुस्तक आदि, जिन्हें लेखन के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया गया है। हालांकि हाल की खोजों ने विदेशी स्रोतों से भारतीय लिपि को प्राप्त करने वाले सभी सिद्धांतों को अब गलत साबित कर दिया है, जैसे मद्रास संग्रहालय में संरक्षित मेगालिथिक एज यानी 1500 ईसा पूर्व और न्योलिथिक एज यानी 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बर्तनों पर लिखावट पाई गई है। इतिहासकार भंडारकर के अनुसार इनमें से 5 निशान अशोक के समय के ब्राह्मी वर्णों के समान हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से 3000 ईसा पूर्व के लिखित दस्तावेज, मुहरें और शिलालेख भी प्रकाश में आए हैं। इस प्रकार अब 8वीं या 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किसी भी सिमेटिक वर्णमाला में ब्राह्मी का पता लगाना बेतुका होगा। सबसे शुरुआती न्यूमेरल्स की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो की मुहरों और शिलालेखों में निहित संख्यात्मक आंकड़े अभी तक पूरी तरह से पढ़े नहीं जा सके हैं।
इसमें वर्टिकल स्ट्रोक और साथ साथ कंबाइंड वर्टिकल स्ट्रोक के अरेंजमेंट या एक ग्रुप दूसरे के नीचे पाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 1 से 13 तक की संख्याएं वर्टिकल स्ट्रोक द्वारा लिखी गई हैं। ऋग्वेद में संख्या 8 के लेखन का संदर्भ और यजुर्वेद संहिता में 10 टू द पावर 12 जितनी बड़ी संख्या का उपयोग एंड और कई अन्य वैदिक कार्यों में अक्षर और न्यूमेरल्स का होना यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं कि उस काल में भी हिंदुओं के पास संख्यात्मक प्रतीकों की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली रही होगी। निष्कर्ष इस तथ्य से समर्थित है कि ग्रीक और रोमन संख्यात्मक शब्दावलियां 10 टू द पावर 4 से आगे नहीं बढ़ीं। अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि उसके समय में भारत में संख्यात्मक प्रतीकों का प्रयोग काफी सामान्य था। संख्यात्मक चिन्हों के रूपों में भिन्नताएं बताती हैं कि प्रतीकों का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा था। अशोक के अधिकांश शिलालेख और उसके बाद के काल एक लिपि में लिखे गए हैं जिसे ब्राह्मी कहा गया है, जबकि कुछ एक अलग लिपि में है जिसे खरोष्ठी के नाम से जाना जाता है। दोनों लिपियों में संख्यात्मक चिन्हों के रूप भिन्न भिन्न हैं। हम उन्हें कभी अलग टॉपिक में कवर करेंगे। सो द होल कंक्लूजन इज लाइक दिस। एक सिस्टमेटिक न्यूमेरल सिस्टम इंडिया में डेवलप हो चुका था, जो खलीफा अल मंसूर के समय में भारतीय एस्ट्रोनॉमी की किताब के साथ बगदाद पहुंचा, जहां लगभग 400 सालों तक अरब के अलग अलग एरियाज में कुछ बदलाव के साथ प्रचलित हुआ। अरब में ये हिंदू और हिंदी न्यूमेरल नाम से फेमस हुआ। बाद में 1204 में फिब्बोनाची ने अपनी किताब लाइबर अबाची से इन न्यूमेरल्स को हिंदू अरबिक न्यूमेरल नाम से प्रचलित किया, जो बाद में यूरोप में अरबिक न्यूमेरल नाम से फेमस हुआ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें शून्य मतलब जीरो कहाँ है। मैं आपको बता दूं कि जीरो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसपे मैं जल्द ही एक रिव्यू बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये एक बड़ा सब्जेक्ट था जिसे मैंने कम से कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।